बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। ये हफ्ता जो है जी, ये काउंटडाउन वीक है और ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान साहब ने एक ऐलान कर दिया है और देखते हैं इस दौरान क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। क्या इमरान खान साहब को असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जा सकता है या नहीं, और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास ऐसा कौन सा पैकेज होगा जिसके बाद इमरान खान साहब को राजी कर लिया जाएगा कि वो असम्बलियाँ तहलील ना करें और थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंतजार कर लिया, वो कैलकुलेट कर चुके हैं और उसकी रीज़न बड़े क्लियर है कि वो अगस्त हर सूरत में वो मार्च में इलेक्शन चाहते हैं और गवर्नमेंट जो है वो डिलेइंग टैक्टिस हस्बे मामूल इस्तेमाल कर रही है और डिलेइंग टैक्टिस यूज कर करके वो यहाँ तक ले आई है। लेकिन अब चूंकि एक उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि अगर इलेक्शन मार्च में नहीं होते तो इसका मतलब है अप्रैल में भी नहीं हो सकेंगे और फिर ये होंगे मई में, और मई के बाद वो कहते हैं जी फिर बजट सेशन आ गया है। फिर इस तरह की बातें करते करते ये आगे ले जाना चाहते हैं, और आगे क्यों ले जाना चाहते हैं इसके पीछे एक पूरी की पूरी साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, पूरा एक रोड मैप है। और वो चाहते ये हैं कि ये इंतखाबात जो हैं वो सितंबर अक्टूबर से पहले पहले किसी भी सूरत में ना हो। इस दौरान 3-4 टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को किसी भी अदालत से किसी भी मुकदमे में डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाए और सजा हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए या सजा हो जाए। वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू करें, हाई कोर्ट के थ्रू करें या किसी भी मुकदमे में कर दें। पहले उनकी ये कोशिश है। दूसरी कोशिश ये है कि जब वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो उनकी मकबूलियत में कमी हो जाएगी और उनके कुछ लोग जो हैं वो टूट के अलग हो जाएंगे, उनकी सियासी कुव्वत कम हो जाएगी, उनकी पार्लिमानी कुव्वत कम हो जाएगी। इससे भी मॉरल डाउन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स का। लिहाजा टाइम गेन किया जाए, और अगर फौरी इंतखाबात करवाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई तो बाकी सारे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त -1 फार्मूले पे अमल हो रहा है, लेकिन -1 के चक्कर में -all होने का खदशा मौजूद है। ये इस वक्त स्ट्रेटेजी है हुक्मरान इत्तेहाद की। हुक्मरान इत्तेहाद एक तो आपस में जुड़ा तो हुआ ही है और इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी उनको मदद हासिल है बकौल उनके, और वो वाशिंगटन और लंदन और हर जगह पे वो घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। और दूसरा जो उनके हैं हरदिल अजीज बाजवा साहब और उनके ससुर, वो भी एक्टिव हैं, वो भी चाहते हैं कि जो कुछ वो तय करके गए थे उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी। ये क्यों, इसकी डिटेल्स हैं मेरे पास, अब इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या मुश्किलात का सामना है। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, और बातें सुनी जा रही हैं। बातें सुनने का मतलब ये हरकत नहीं है कि जो भी बातें सुन रहे हैं और अगर अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और सर भी हिलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी बातें उनकी मानी जाएंगी, बल्कि वो सारी बातें अल्टीमेटली फारग ही होनी है। बहरहाल कुछ और इस सारे मामले में 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, आजम स्वाति साहब। आजम स्वाति साहब की उनको एक बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया है और अभी किया जा रहा है। हाई कोर्ट्स उनके मुकदमात खत्म कर रही हैं। 3 मुकदमात खत्म होते हैं, 3 और FIR दर्ज हो जाती हैं ताकि वो जेल से ना निकल सके। ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी यही प्रैक्टिस चल रही है, सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस चल रही है। एक बेंच उनको रिलीफ देता है, दूसरे इलाके में कोई और FIR आ जाती हैं, और एक सिंध हाई कोर्ट का एक बेंच फैसला करता है। अब अल्टीमेटली ये हुक्म आ गया है कि उनके खिलाफ कोई मजीद मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और कौन करवा रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि ये मुकदमे दर्ज कौन करवा रहा है, क्योंकि ये एक पुराना में स्क्रिप्ट चला आ रहा है। वो जंग जियो के खिलाफ भी यही काम किया गया था, बाकी हमारे खिलाफ भी यही काम किया गया था, अब आजम स्वाति साहब है उनके खिलाफ भी यही काम किया, डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ भी यही काम किया जा रहा है। क्योंकि जो कोई थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है और जो अपने ऊपर जिसके अपने ऊपर जुल्म हो रहा है वो उस जुल्म का इजहार भी नहीं कर सकता, उसको पकड़ें, मुकदमा दर्ज करें, जेल में डालें। ये इस वक्त ट्रेंड है जी, ये स्ट्रेटेजी है, ये निपटने का तरीका है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है उनको। आला अदालतें भी तो देख ही रही हैं कि हो क्या रहा है।
कि क्या एक शख्स की, एक गए हुए शख्स की शान जो है वो इस कदर मंजिलत में, यानी आप ईवान सदर को गालियां दिलवा लें, प्राइम मिनिस्टर को गालियां दिलवा लें, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ ट्रेंड चलवा लें, पॉलिटिशियंस के खिलाफ ट्रेंड चलवा लें, लेकिन आप एक साबिक को कुछ नहीं कह सकते। ये है कदर मंजिलत की शान है। और उसके पीछे वो इदारे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, वर्दी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें नोट की जा रही हैं और ये होता नहीं है कि कानून को भी आप ना माने, अदालतों फैसलों को भी ना माने। तो बहरहाल उस पर अब रिएक्शन आ रहा है, रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और केस जावेद लतीफ, मियां जावेद लतीफ साहब के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था। उसमें MDPTV और सेक्रेटरी इत्तलात को किया गया था, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसको भी काफी उसकी गिरफ्त की गई है, जस्टिस जहांगीरी साहब ने की है। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, ये हर दौर में इस तरह होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप MDPTV और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को उनको कह दें। तो ये इसी तरह ही है जैसे बार में, इस्लामाबाद बार में कोई फंक्शन हो तो आप इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट के खिलाफ FIR दर्ज करवा दें। तो ये चीजें अब अदालतें नहीं मान रही, इंसानी हकूक की तरफ जा रही हैं, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया। तो इसलिए अब आजम स्वाति साहब की दरखास्त जमानत थी, कल परसों रिक्वेस्ट की गई जो सेशन कोर्ट के स्पेशल जज थे राजा आसिम महमूद साहब से कि जनाब इसकी आप कल फैसला अनाउंस कर दें। उन्होंने ये दरखास्त मानी और अगले दिन क्या किया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, नए जज बिठा दिए गए उधर लाके, उनको अपॉइंट कर दिया। अब दोबारा नए सिरे से बहस होगी ताकि आजम स्वाति साहब किसी भी सूरत में बाहर ना आए। ये है इंतकाम की आग है, ये समझ नहीं आ रही कि कब बुझेगी। और इस सिलसिले में आजम स्वाति ज्यादा मैं खुल के बात नहीं करूंगा, सिर्फ इशारतन किनायतन जो समझने वाले समझ जाएंगे कि इस पे अब सवालात उठ रहे हैं। आजम स्वाति साहब वाले मामले में सवालात उठ रहे हैं, कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से इसको दबा दिया जाए। तो वो कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है कि जी नंगा करने का, नंगा क्यों किया जाता है, और ये नंगा करने की रिवायत है कब से शुरू हो गई है कि जिसको दिल किया नंगा कर दिया जाए। तो ये सवालात उठना शुरू हो गए विद इन। तो बहरहाल आजम स्वाति साहब का मामला चल रहा है। दूसरी जानब शहीद अरशद शरीफ के मामले की तहकीकात दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कर रही है, मुसलसल डेली इजलास हो रहे हैं, उसमें उनके मुख्तलिफ नाम जो है कमेटी के वो अपने बुला रहे हैं जी, मुख्तलिफ इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। उसमें काशिफ अब्बासी साहब को बुलाया गया, अदील राजा को बुलाया गया और मुराद सईद साहब को भी बुलाया गया। जो मेरे पास इत्तलात हैं उसमें इब्तदाई तौर पे जो कुछ ये जानते थे वो सारी की डिटेल्स बता दी गई हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने भी बता दिया गया कि थ्रेट्स कहाँ से थी, कहाँ से धमकियाँ मिल रही थी, कैसे मुकदमात दर्ज हो रहे थे। अदील राजा ने भी ये सारी बातें उनको कन्वे की हैं। अब उसमें कितनी बातें लिखी जाती हैं, कितनी नहीं लिखी जाती, ये एक अलग बहस है। ये जब कंक्लूड होगा तो उसके बाद है, क्योंकि उसके बाद मुराद सईद साहब गए हैं। तो मुराद सईद साहब ने भी जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा और इस तरीके से मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा क्योंकि इसका कोई कंफर्म नहीं होगा कि मैं जो स्टेटमेंट दूं वो एज इट इज़ लिखी भी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी। और इसलिए वो गए और उन्होंने जाके इसमें अंदर काफ़ी डिस्कशन होती रही, बहस होती रही। और उसके बाद फिर मुराद सईद साहब ने अल्टीमेटली यही कहा कि हम आपको तहरीरी तौर पे मैं आपका जवाब दूंगा। बल्कि उन्होंने क्वेश्चनर पूछा, उन्होंने कहा कि आप मुझसे सवालात अगर आपने पूछने हैं तो मुझे दे दें ताकि मैं उसका तहरीरी जवाब दे दूं आपको। लेकिन उसमें काफ़ी डिस्कशन हुई और बिल आखिर अब मुराद सईद साहब जो हैं वो तहरीरी तौर पे आगाह करेंगे। और क्योंकि उन्होंने मुराद सईद ने कहा कि जो लोग धमकियां दे रहे थे अरशद शरीफ को वही मुझे दे रहे थे, जो लोग पर्चे मुकदमात अरशद शरीफ साहब के खिलाफ दर्ज करवा रहे थे वो मेरे खिलाफ दर्ज करवा रहे थे। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक चीज़ें। काशिफ अब्बासी साहब, अदील राजा साहब ने भी कुछ वहाँ पे अपना जो कुछ वो जानते थे बताया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होगा जी वो होगा शहीद अरशद शरीफ साहब की वालदा का और उनकी फैमिली का, उनकी अहलिया का, क्योंकि वो बाकायदा तौर पे एक तहरीरी बयान भी देना चाहते हैं, बयानात भी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। फिल वक्त शहीद अरशद की वालदा जो है वो अलील हैं, अब तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो रही है, उनकी दुआ करनी चाहिए कि बेहतर हो उनकी और वो सेहतयाब हों और वो जाके। लेकिन साथ ही साथ एक कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ रिजर्वेशन भी हैं
और SGIT के बारे में, और वो SGIT के बारे में क्या रिजर्वेशन हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में कुछ अरसे में सामने आ जाएगा। लेकिन मैं इससे हट के एक बात करना चाह रहा हूँ। मुझे अपने इंटेलिजेंस इदारों पे पूरा भरोसा है, 100% नहीं बल्कि कई 100% भरोसा है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे इतने कैपेबल हैं, इतनी एबिलिटी है कि वो 7 समुंदर पार भी अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो उसकी तहकीकात अगर चाहें तो वो मुजरिमों तक आराम से पहुंच सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी ISI हो, MI हो, IB हो, उन्होंने इतने बड़े बड़े नेटवर्क तोड़े हैं, इतने बड़े बड़े नेटवर्क तोड़े हैं दहशतगर्दी के, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी तोड़े हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे चाहें किसी की खोज लगाना और वो खोज ना लगा सकें और वो हकीकत तक ना पहुंच सकें, ये पॉसिबल नहीं है। अभी रिसेंट जो है 2 दिन पहले ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा तौर पे, राना सनाउल्लाह साहब ने की, साथ CTD के हेड थे, उसके बाद फिर वजीर ममलिकत हिना रब्बानी खर साहिबा ने की, जौहर टाउन के मामले में, जो जौहर टाउन धमाका हुआ था, उसमें पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो सारा दिखाया गया है कि कौन किससे राब्ते में था, किस तरीके से राब्ते में था, कहाँ से टेलीफोन कॉल आई, कैसे आई, ये सारी चीज़ें। और बड़ी मेहनत के बाद एक एक बंदे तक हमारे इंटेलिजेंस इदारे पहुंच गए और उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर, उनके घर के एड्रेस, मनी ट्रेल, हर चीज वो क्लियरली बता दी गई है कि जनाब ये वो पूरे का पूरा प्लॉट तैयार किया गया था। और उसके बाद फिर डोजियर तैयार किए गए हैं। तो डोजियर उस वक्त दिए जाते हैं जब आपके पास सॉलिड सबूत हो। अगर हम जौहर टाउन धमाके के सरहद पार मुजरिमों तक पहुंच सकते हैं और वो भी दुश्मन मुल्क में पहुंच सकते हैं और दुश्मन मुल्क के ठिकानों का भी पता लगा सकते हैं, उनके दहशतगर्दों का, और उसके बाद अगर हम और हमारे इदारे, कलभूषण जो सर्विंग ऑफिसर था, जिसके ताने बाने 3-4 मुल्कों में फैले हुए थे, जिस नेटवर्क के, कलभूषण नेटवर्क को, सर्विंग ऑफिसर को अगर हम पकड़ सकते हैं हमारे इदारे और उस नेटवर्क को तोड़ सकते हैं और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ सकते हैं और हम उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मुजरिम साबित कर सकते हैं, तो फिर मुझे 100% यकीन है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे, ये मुमकिन नहीं है कि वो अरशद शरीफ के कातलों का सुराग ना लगा सकें और वो उन अरशद शरीफ के कत्ल के मंसूबा साजों तक ना पहुंच सके। ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा इम्तहान जो है, ये SGIT, FFT, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर हमारे इंटेलिजेंस इदारे चाहें तो बिल्कुल खामोशी से किसी को कानो कान खबर ना हो, वो एक एक चीज़ जो है वो बता सकते हैं कि ये सारे का सारा प्लान कैसे तैयार हुआ, किसने तैयार किया, एग्जीक्यूट कैसे किया, ऑर्डर किसका था, प्लानर कौन था और केनिया में कौन था, यहाँ कौन था, ये सारी बातें वो बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि विल हो, और नंबर 1 विल, और दूसरा ये कि उसमें फिर ये ना देखा जाए कि उसका नाम लिया तो ये हो जाएगा, उसका नाम लिया तो ये हो जाएगा। ये मेरी इत्तला के मुताबिक, क्यों, मेरी असेसमेंट, मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ ना कुछ चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। अब उन जो मालूम चीज़ों को क्यों नहीं बताया जा रहा, कन्वे क्यों नहीं किया जा रहा, ये JIT, ये SGIT, ये FFT, इसमें उलझने के बजाय बिल्कुल, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये घिनौना जुर्म किया गया है, जिसने भी किया है वो घिनौना जुर्म है और इस घिनौने जुर्म को बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स का काम है और ये इंडिविजुअल्स ने किया है। और अगर इंडिविजुअल्स को आप बेनकाब नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे हौसला अफजाई होती है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसमें क्या पेशरफ्त होती है। तो SGIT भी है, जनवरी के पहले हफ्ते में ये ओपन कोर्ट में समाअत होगी। ये थी चंद गुजारिशात, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।